हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। हम आज जेएंड के बोर्ड की साइंस की बुक पढ़ेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे फूड की प्रोडक्शन होती है और कैसे उसे मैनेज किया जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर होता है कृषि करना, खेती बाड़ी करने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। Man depends on plants and their products for his various needs. Since time immemorial, he has been engaged in farming. इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए प्लांट्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लांट से हमें फूड ग्रेन मिलता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंसान प्लांट्स पे ही डिपेंड है। सिंस टाइम इमोरियल ही हैज़ बीन एंगेज्ड इन फार्मिंग। बहुत पुराने टाइम से देखा गया है कि वो फार्मिंग में, वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, वो खेती बाड़ी कर रहा है। इवन टुडे 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर। अगर आज भी देखा जाए तो 70% आबादी कहीं ना कहीं से इस एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। Agriculture in the broader sense is defined as the study of science and art of production of plants and animal useful to man. एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एग्रीकल्चर साइंस की ऐसी स्टडी है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह से वो इंसान के लिए यूजफुल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या आता है? इसमें हम क्या करते हैं कि किस तरह से प्लांट को ग्रो किया जाता है, किस तरह से खेत को प्लांट के लिए, फसलों के लिए तैयार किया जाता है और किस तरह से हम एनिमल्स की, जानवरों की देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकें। The word agriculture is derived from the Latin word ager, field and cultura means cultivation. अगर हम agriculture word को देखें, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। एगर मीन्स फील्ड, फील्ड होती है खेत, एंड कल्ट्रा होता है कल्टीवेशन करना। Agriculture provide us with food, clothing, shelter and other requirements of our daily life. एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे लिए खाना, हमारे लिए जो कपड़े बनते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट से आते हैं। प्लांट प्रोडक्ट का यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, कॉटन। हम कॉटन का इस्तेमाल कॉटन के कपड़े में बनाने के लिए करते हैं, फाइबर्स को बनाने के लिए करते हैं। शेल्टर का इस्तेमाल भी शेल्टर भी हमारे लिए प्लांट से ही आता है। जैसे हम घर में बहुत सारे वुड का इस्तेमाल करते हैं और वो वुड जो है प्लांट से ही आती है। एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, और भी छोटी छोटी हमारी जो रोज़ की ज़रूरतें होती हैं वो भी एग्रीकल्चर से ही पूरी होती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो? A huge population of the world depends upon agriculture as the main source of their livelihood. क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो इसी एग्रीकल्चर पे अपनी रोजी रोटी के लिए डिपेंड करती है। वो इसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है अपनी रोजी रोटी के लिए। Like all agriculture is the mainstay of the people of Jammu and Kashmir, which play a strategic role in the economic development of the state. इसी तरह से एग्रीकल्चर जे.एंड.के के लोगों के लिए एक सहारा है और यही एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी स्टेट की, हमारी जे.एंड.के की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब हमारी जे.एंड.के स्टेट नहीं रही, आप सब जानते हैं, अब ये यूटी है। तो ये पुरानी बुक है, इसलिए यहाँ पे कुछ डाटा भी पुराना है और कुछ वर्ड्स भी पुराने हैं। और इसी चैप्टर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को भी तहसील लिखा गया है, तो ये माइंड नहीं करना प्लीज़। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारी जे.एंड.के में पॉपुलेशन का मेन सोर्स है, आय का, इनकम का, और रोजगार का भी एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है हमारे जे.एंड.के में।
फॉलोइंग इज सम ऑफ द डाटा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि किस तरह से हमारे जे.एंड.के में एग्रीकल्चर कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, कितने एरिया में एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर सस्टेन 80% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। एरिया अंडर कल्टीवेशन इज 24.16 लाख हेक्टेयर्स। तो जो एरिया कल्टीवेशन के अंदर आता है वो है 24.16 लाख हेक्टेयर्स का एरिया जो है जे.एंड.के में वो कल्टीवेशन के अंदर आता है। एरिया ऑन विच राइस इज ग्राउंड इज 273.10 हेक्टेयर। एरिया जिस पे राइस की चावलों की कल्टीवेशन होती है, जिसमें चावलों को ग्रो किया जाता है, वो है 273.10 हेक्टेयर। एरिया ऑन विच मेज इज शोन। मक्की जिस एरिया में लगाई जाती है उसका एरिया है 248.21 हेक्टेयर। एरिया ऑन विच व्हीट इज सोन। जिस एरिया में गेहूं लगाया जाता है उसका एरिया आता है 298.58 हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्विंटल पर हेक्टेयर। और अगर हम फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है 13.86 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। और टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन है 15,27,000 क्विंटल्स। तो ये एग्रीकल्चर का डाटा दिया है जे.एंड.के का। The agriculture as we know it today could not have arisen suddenly। हम एग्रीकल्चर को अगर देखें, जिस एग्रीकल्चर की हम आज बात कर रहे हैं, तो ये अचानक से नहीं आया है। Observation indicate that the man started cultivation of plant as he learned to control fire, developed tool making, began to build houses for shelter, and thought of making use of animal skin for clothing। तो एग्रीकल्चर जो है अचानक से नहीं आया है। अगर हम इसे देखें तो कल्टीवेशन कब से शुरू हुआ है? जब इंसान ने पहली बार आग पे कंट्रोल करना सीखा था, जब उसने टूल बनाना सीखा था, हथियार बनाना सीखा था, पत्थरों से हथियार बनाना सीखा था, जब उसने घर बनाने के बारे में सोचा था कि किस तरह से घर बनाया जाए, और जब उसने एनिमल स्किन जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल अपने कपड़े बनाने के लिए किया था, अपने शरीर को ढकने के लिए किया था। तो एग्रीकल्चर भी उसी टाइम से आया हुआ है। एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड 7,000 to 13,000 ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर 7,000 से लेके 13,000 साल पहले आया है, ओरिजिन हुआ है। The fertility of soil and the availability of plenty of water are the best suited condition for raising crops। फसल को अच्छा बनाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस की बात की है। नंबर 1 है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, सॉइल में मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, सॉइल उपजाऊ होनी चाहिए ताकि उसमें फसल अच्छे बने। और इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर भी होना चाहिए, फसल को जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी भी होना चाहिए। In order to raise a crop with a good yield, a farmer has to carry out certain basic steps during cultivation, right from sowing seeds to harvesting. Improved techniques are employed to produce high yields, better क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो अपनी फसलों को अच्छे से बनाने के लिए, फसलों का पैदावार अच्छा हो, क्वांटिटी अच्छा हो, तो किसान को कुछ बेसिक कदम उठाने पड़ते हैं। सीड की सोविंग से लेके, सीड को बोने से लेके फसलों के काटने तक उसे कुछ इम्प्रूव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है ताकि उसकी फसल अच्छे से बने, फसल की प्रोडक्शन अच्छी हो और जो सीड्स मिले, जो क्रॉप मिले वो बेटर क्वालिटी के हो। साथ ही साथ जो सीड्स हो या जो फसल हैं वो रेजिस्टेंट वैरायटी के होने चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी मीन्स उनमें कीड़ों का कोई असर नहीं होना चाहिए। क्रॉप प्लांट्स। अब क्रॉप प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रॉप होती है फसल। जब हम किसी एक ग्रेन को या एक फसल को एक ही बड़े प्लेस पे लगाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। Many plants are grown on a large scale in vast fields since they are consumed in large amount। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम बहुत बड़ी बड़ी खेतों में एक साथ लगाते हैं क्योंकि उनका कंजप्शन भी लार्ज अमाउंट पे होता है, ज़्यादा तौर पे होता है। प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर नाउन एज क्रॉप प्लांट्स आर सिंपली क्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम बड़ी बड़ी खेतों में एक साथ लगाते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं या सिंपली
उन्हें हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं या हम उन्हें क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे हम चावल है, चावल की बड़ी बड़ी खेतों में हम थल लगाते हैं पहले, फिर उन्हीं को हम बहुत बड़ी खेतों में लगाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं चावल के, और फिर उन्हें एक साथ वहाँ से काटा जाता है, फिर उन्हें एक साथ सबको कलेक्ट किया जाता है, तो उसे हम एक क्रॉप कहेंगे। देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ यूजफुल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया में इसी तरह से बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, अलग अलग वेराइटी की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे राइस, व्हीट एंड बार्ले आर द मोस्ट कॉमन सीरियल क्रॉप्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय मैन। तो जैसे राइस है, व्हीट है, बार्ले है। राइस हो गया चावल, व्हीट हो गया गेहूं, बार्ले हो गया जौ। ये सीरियल क्रॉप्स है जिन्हें हम बहुत बड़े पैमाने पे लगाते हैं खेतों में। They form the staple food on which mankind has built its civilization. India produces about 150 million tons of rice, wheat, and other cereals every year to feed her more than 1000 million people. तो इन फसलों को इंसान ने बहुत ही पहले से इस्तेमाल किया हुआ है, और इंडिया में कम से कम 150 मिलियन टन्स का राइस जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सीड और सीरियल्स, बाकी के सीरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये 1000 मिलियन पीपल इन पे फीड करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्राउंड इन इंडिया आर लिस्टेड इन टेबल 6.1। तो कुछ यहाँ पे क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स दी हैं, तो वो हमको इस टेबल 6.1 में पढ़ना है। सम क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया, कुछ ऐसे फसलें, कुछ ऐसी क्रॉप प्लांट्स जो इंडिया में ग्रो होती हैं। इस साइड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिया हुआ है, और इस साइड कुछ इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है। सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, इन्हें हम सीरियल्स भी कहते हैं। राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सभी सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। फाइबर क्रॉप्स जिनसे हमें फाइबर मिलता है इस कॉटन एंड जूट। पल्सेस होती हैं दालें। ग्राम्स, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पी, बीन्स। तो राजमा, काली दाल, चने की दाल, ये सारी जो हैं, मूंग दाल, ये सारी पल्सेस में आती हैं, दालों में आती हैं। ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिनसे हमें तेल मिलता है। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, तिल, तो ये ऐसे सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। मस्टर्ड होता है सरसों, ग्राउंडनट हो गया मूंगफली, सनफ्लावर हो गया सूरजमुखी, और तिल, तो तिल को तिल ही कहते हैं। रूट क्रॉप्स जो हमें रूट से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। ट्यूबर क्रॉप्स जो हमें ट्यूबर से मिलता है, पोटैटो एंड टोपिका। शुगर क्रॉप्स जिनसे हमें शुगर प्रोवाइड होता है, शुगर केन एंड बीट रूट। ये नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में आएगा कॉफी, टी, रबर एंड कोकोनट। अब हम कुछ ऐसी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो जे.एंड.के स्टेट में ग्रो होती हैं। मेन क्रॉप्स ग्रोन इन जे.एंड.के स्टेट, इट्स यूटी। राइस, स्टेपल फूड of Kashmiris is rice, which is grown in Kulgam, आरसपुरा, कठवा, उधमपुर, भद्रवा, रियासी एंड किश्तवाड़। तो कश्मीरियों का अगर देखा जाए, कश्मीरी ज़्यादातर कश्मीरी चावल खाते हैं, और ये चावल कहाँ बनता है कश्मीर में? कुलगाम में, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ये चावल बनता है। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं जहां ये चावल ग्रो होते हैं। आरसपुरा, कठवा, उधमपुर, भद्रवा, रियासी एंड किश्तवाड़, यहाँ पर भी चावल का कल्टीवेशन होता है। Chorus to find varieties of rice are sown in different parts of the state. In Jammu region, 1,59,000 acres are under rice cultivation, while in Kashmir, 3,74,000 acres are under cultivation. जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग किस्म के चावल ग्रो होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के चावल उगाए जाते हैं। जम्मू रीजन की बात की जाए तो 1,59,000 एकर्स में ये चावल की कल्टीवेशन होती है, और अगर कश्मीर की बात करें तो 3,74,000 एकर्स के एरिया में ये कल्टीवेशन होता है। यील्ड पर एरिया इज 13 क्विंटल्स इन जम्मू एंड 15 क्विंटल्स इन
कश्मीर। तो अगर हम इसकी पैदावार देखें पर एरिया के हिसाब से तो 13 क्विंटल जम्मू में और 15 क्विंटल्स कश्मीर में उगाया जाता है। इन कश्मीर वैली कुलगाम तहसील इज आल्सो रेफर टू एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये बुक अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ कुलगाम तहसील नहीं आएगा, यहाँ आप कुलगाम डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर डिवीजन में या कश्मीर वैली में, इसे हम राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। नेक्स्ट इज wheat. It is sown in Jammu region extensively for it forms the staple food of local people. वीट को ज़्यादातर हम देखा जाए तो जम्मू रीजन में ग्रो करते हैं। कठवा, आरएसपुरा, सांबा, रियासी आर इट्स प्रिंसिपल सेंटर्स। कठवा, रियासी, आरएसपुरा और सांबा जो हैं इसके कुछ प्रिंसिपल सेंटर्स हैं। एरिया अंडर कल्टीवेशन इज 3,31,000 acres in Jammu, 78,000 acres in कश्मीर एंड 7 acres in लद्दाख। तो ये इसका डाटा दिया हुआ है कि जम्मू में कितने एकर्स में इसका कल्टीवेशन होता है वीट का, कश्मीर में कितने एकर्स में होता है और लद्दाख में कितने एकर्स में होता है। तो अगर जम्मू को देखा जाए 3,31,000 एकर्स में वीट का कल्टीवेशन होता है, 78,000 एकर्स कश्मीर में वीट का कल्टीवेशन होता है एंड लद्दाख में 7,000 एकर्स का इसका कल्टीवेशन होता है। मेज़, मेज़ होती मक्की। It is cultivated on high elevation where it receives 75 to 125 centimeter rainfall. Chief areas where it is grown are Kishtwar, Bhadrawa, Batod, Banihal, Basoli, Poonch, Rajouri and Kerwas of Kashmir. तो मेज़ का कल्टीवेशन कहाँ होता है? हाई एलिवेशन पे होता है, काफ़ी हाइट ऊपरी दराज जो इलाके होते हैं वहाँ पे होता है और वहाँ पे कम से कम जो बारिश होनी चाहिए वो 75 टू 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। उन एरिया में ये मेज़ जो है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ज़्यादातर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ एरियाज़ में ग्रो होते हैं, जैसे किश्तवाड़, भद्रवा, बटोद, बनिहाल, बसोली, पुंछ, राजौरी और जो कश्मीर में केरवाज वाले एरियाज आते हैं उनमें जो है मेज़ का कल्टीवेशन होता है। एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ 20,91,000 acres in Jammu region and 3,03,000 acres in Kashmir region. It is not grown in Ladakh. तो ये कुछ एरिया दिया गया हुआ है जम्मू रीजन का कि कितने एरिया में जम्मू रीजन में मेज़ का कल्टीवेशन होता है और कितने एरिया में कश्मीर में मेज़ का कल्टीवेशन होता है। तो ये यहाँ पे इसका कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन मेज़ जो है लद्दाख में ग्रो नहीं होती है। नेक्स्ट है बारले। बारले को हम हिंदी या उर्दू में जौ कहते हैं। इट इज़ ग्रोन इन किश्तवाड़, डोडा एंड उधमपुर विच आर प्रिंसिपल सेंटर्स। इन लद्दाख डिफरेंट वेराइटी ऑफ बारले कॉल्ड ग्रीम इज़ ग्रोन। तो बारले का कहाँ पे कल्टीवेशन होता है? किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर के कुछ इलाकों में इसका जो है कल्टीवेशन होता है। लद्दाख में एक अलग किस्म का बारले ग्रो होता है जिसे वो लोग ग्रीम कहते हैं, जिसे ग्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वार एंड बाजरा। ग्राउंड इज फोडर फॉर एनिमल्स। मेन एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर कंडी, सांबा, कठवा एंड हीरानगर इन जम्मू रीजन्स। तो ज्वार और बाजरा एज आ एनिमल फोडर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ कल्टीवेशन जो है इसका एरिया, मेन एरिया जो है कल्टीवेशन के वो कंडी, सांबा, कठवा और हीरानगर है और ये सारे जम्मू के एरिया जम्मू रीजन में आते हैं। पल्सेस होती हैं दालें। ग्राउंड इन कठवा एंड कश्मीर वैली। राजमा इज ग्रोन इन किश्तवाड़, भद्रवा, डोडा, राजौरी एंड पुंछ। तो जो कल्टीवेशन होता है दालों का वो ज़्यादातर कठवा और कश्मीर वैली में होता है। तो किश्तवाड़ में राजमा ग्रो होती है और ये राजमा भद्रवा, डोडा, राजौरी और पुंछ में भी ग्रो होती है। शुगर केन, गन्ना। It is sown in Akhnur, Katwa, Araspura region of Jammu. It does not grow in Kashmir and Ladakh as it requires hot climate. तो शुगर केन को ग्रो करने के लिए, शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए इसका जो क्लाइमेट है वो गर्म होना चाहिए, हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर गर्म इलाकों में ग्रो होता है। तो जम्मू के कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है, जैसे अखनूर, कठवा, आरसपुरा, इन रीजन्स में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है।
नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। द चीफ वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड ग्रोन आर मस्टर्ड, लिनसीड, कॉटन, रैप सीड एंड सीसम। दे आर ग्रोन ऑल ओवर द स्टेट, चीफ एरियाज बीइंग अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो यहाँ पे कुछ सीड्स का नाम दिया है, जैसे मस्टर्ड, लिनसीड, कॉटन सीड, रैप सीड एंड सीसम। ये जो है ऑल ओवर स्टेट में ग्रो किया जाता है, और जो चीफ एरिया आते हैं ज़्यादातर ये अनंतनाग और श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इनका कल्टीवेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की पार्ट 1 वीडियो है। तो जल्द ही हम इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।